जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। देखिए, अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसका मतलब यह है कि जब भी कोई चीज का आप पहले उपयोग करते हैं उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होता है और उसकी आपकी उपयोगिता उसके लिए कम होती जाती है। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, आप खाना खा रहे हैं। जब पहली रोटी खाएंगे आपको बहुत ज्यादा तृप्ति मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। दूसरी रोटी खाएंगे उसमें आनंद कम हो जाएगा, तीसरी खाएंगे और कम हो जाएगा, और जब चौथी खाएंगे और आपको 3 की भूख है, उसके आपको बाद वितृष्णा होने लगेगी, क्योंकि यह है लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अगर आपको रसगुल्ला भी बहुत अच्छा लगता है, आप 1-2 खाएंगे अच्छा लगेगा, 4-5 खाएंगे ठीक लगेगा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं 20 रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, तो आपको उल्टी होने लगेगी। तो यह है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। किसी भी चीज का बहुत ज्यादा उपयोग फिर उसकी उपयोगिता को कम कर देता है। इसीलिए हमारे यहाँ तो हमेशा से कहा गया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा, अति सर्वत्र वर्जयेत। इसका मतलब यह है किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हमारे देश के कर्णधारों ने, हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने 2014 के बाद ये महसूस किया और पूरे विश्व के एग्जाम्पल से महसूस किया कि अगर आप मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लें और मीडिया के माध्यम से लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लें, तो आप इसका राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, शुरू शुरू में ये सफल भी हुआ। आपने देखा 2014 के बाद कैसे क्रमशः जो स्वतंत्र पत्रकारिता थी वो खत्म होती चली गई और बड़े बड़े उद्योग समूहों ने बड़े बड़े चैनल्स को खरीद लिया, आसानी से खरीद लिया या दबाव में खरीद लिया। पहले उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई किसी बड़े समूह के ऊपर, और जो समूह वाला उस इंक्वायरी से डर के और उसके बाद उसने समर्पण कर दिया, तो दूसरी बड़ी कंपनी ने उसकी इक्विटी को खरीद के उस कंपनी में कब्जा कर लिया। धीरे धीरे आज आप देखते हैं जितने भी बड़े उद्योग समूह हैं, अखबारों के हों या जितने भी तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया के हैं, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में हैं, ये पत्रकारों के हाथ में नहीं। जो लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करने का प्रयास करते थे, धीरे धीरे इन अखबारों से और इन मीडिया से उनको निकाल दिया गया और ऐसे लोगों को उसमें भर्ती किया गया जिनको नौकरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, और नौकरी की आवश्यकता को देखते हुए हर दबाव में आना उन्होंने स्वीकार किया। भाई, घर तो सबको चलाना होता है तो स्वीकार तो करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो ये पत्रकार थे जो निकाले गए इन बड़े बड़े उद्योग समूहों से और पत्रकार समूहों से, अब इनके बाद ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई कि अभी तक तो जीवन अच्छा खासा चल रहा था, समाज के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस भी थी, लोग उनको देखना भी पसंद करते थे, लेकिन जब नौकरी चली गई तो क्या हुआ? तो भगवान आप जानते हैं कि ऐसे समय में अवसर पैदा कर देता है। तो यूट्यूब का प्रादुर्भाव हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, और जितने अच्छे वास्तविकता के पत्रकार थे जो मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाले गए थे, उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किए, और धीरे धीरे ये स्थिति बन गई कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका हिस्सा कम होता चला गया, और ये यूट्यूब चैनल्स का जो पत्रकारिता के माध्यम से सच्ची बातें जनता तक पहुंचा रहे थे उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला गया। और आज स्थिति यह है कि अगर 55% मेन स्ट्रीम मीडिया का कवरेज है तो 45% यूट्यूब चैनल्स का कवरेज है। एक एक यूट्यूब चैनल, हजारों यूट्यूब चैनल हैं, 1 करोड़ 75 लाख 80 लाख 10 लाख 15 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 10-10 15-15 20-20 करोड़ व्यूज पर मंथ के हैं। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज्यादा हैं, व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे देश की ऐसी जनसंख्या है जिसके पास स्मार्ट टीवी नहीं है, मोबाइल को चार्ज कराने की स्थिति नहीं है, तो वो तो मजबूर है कि वो टीवी को देखेगा और अखबार को पढ़ेगा। लेकिन इसके माध्यम से शुरू शुरू में सरकार ने, राजनीतिक दलों ने इसका फायदा उठाया और जनता के दिमाग में एक भ्रम पैदा किया। लेकिन समय बीतता चला गया,
यूट्यूब लोगों ने देखना शुरू किया, एक कंपटीशन शुरू हो गया मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच में और यूट्यूब के बीच में। लेकिन तब तक ये लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का सिद्धांत काम करना शुरू कर चुका था और आज स्थिति ऐसी बन गई कि ये गोदी मीडिया जो कि एवनहार था सत्ताधारी राजनीतिक दल का, आज के तारीख में उसके लिए बसवासुर बन गया। कैसे? अगर आप बहुत सारे लोगों से मेरी ऐसी मुलाकात हुई जो उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया देखना बंद कर दिया, मैंने भी बंद कर दिया। लेकिन अगर आप एक दिन किसी भी समय उनके प्राइम टाइम में सारे चैनल्स की विवेचना करें और विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे चैनल एक या दो न्यूज चलाते हैं। और एक और दो न्यूज क्यों चलाते हैं? क्यों? मानी बात है कि उसमें कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा, व्यूज कम होंगे, लेकिन इससे लगता है कि कहीं ऊपर से सरकार की तरफ से उनको आदेश मिलता है कि मेन इशू को हटाने के लिए आज इस इशू पे डिस्कस करना है और सारे गोदी मीडिया उसमें लग जाते हैं। अच्छा, वो अति उत्साह में लग जाते हैं क्योंकि उनका जो चैनल का संचालन है, उसकी जो वित्तीय स्थिति है, वो व्यूअर्स की कमी की वजह से सरकार पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गए, एडवर्टीजमेंट पे निर्भर हो गए, सरकार के माध्यम से निजी संस्थानों पे दबाव के माध्यम से एडवर्टीजमेंट के लिए निर्भर हो गए, सरकार के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चला के जो उनको पैसा दिया जाता है उसकी वजह से डिपेंडेंट हो गए। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज है तारीख 4 सितंबर। 3 सितंबर को अगर आप विवेचना करेंगे जितने भी गोदी मीडिया है उनके अंदर दो ही न्यूज चली है ज्यादा। एक चली है कि जो तेलंगाना के अंदर बीआरएस के अंदर टूट हुई है और जिसमें के कविता जो केसीआर की बेटी हैं और एमएलसी थी, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, उन्होंने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। और दूसरी खबर चलाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने जो भारत के खिलाफ बोला है उसके लिए सारे गोदी मीडिया ने करीब करीब अनर्गल प्रलाप करने की शुरुआत की और सारे मीडिया के अंदर आप ये देखें। अब जब उसकी विवेचना विश्लेषण हुआ और निष्पक्ष पत्रकारों को भी मौका मिला कि वहां जाके बैठे, तो उन्होंने कहा कि ये जो बीआरएस के साथ हुआ है और उसको ऐसा प्रोजेक्ट करने का प्रयास हुआ कि जैसे बीआरएस की टूट में तेलंगाना के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर का हाथ है। भाई, ये तो बात शुरुआत से सबको बताई गई थी और बार बार बताई गई थी कि भारतवर्ष के अंदर असम गण परिषद जो असम की एक नौजवानों की एक पार्टी थी जो सत्ता में भी आ गई थी, आज उसका नामो निशान नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ गई। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती एक बड़ी मजबूत नेता हुआ करती थी, आज के तारीख में उनका नाम लेवा नहीं है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गई। पंजाब के अंदर अकाली दल बड़ी मजबूत पार्टी हुआ करती थी और आज उसका नाम लेवा नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ गई। हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ वही हुआ, महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ वही हुआ, उड़ीसा के अंदर पटनायक साहब के साथ वही हुआ, बीजेडी के साथ। तो ये सारी चीजें जब बताई जा चुकी थी और सबको पता था, तो ये क्यों नहीं विश्वास था केसीआर को, ये उनकी बीआरएस के साथ भी होगा। और बीआरएस को तोड़ दिया गया है, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल को तोड़ दिया गया, जैसे अकाली दल को तोड़ दिया गया, बहन मायावती को कमजोर कर दिया गया और वही तेलंगाना के अंदर हुआ। अगर इसके बावजूद अगर इसका दोष कांग्रेस के किसी चीफ मिनिस्टर को दिया जाता है, जबकि ये तो राइटिंग ऑन द वॉल था और ये भी पता है कि ये जो हुआ है बीआरएस के साथ, बीजेडी के साथ, अकाली दल के साथ, ये जेडीयू के साथ भी होगा, ये कल चंद्रबाबू नायडू के साथ भी होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू बहुत चतुर व्यक्ति हैं, उसके ही पहले वो अपना कुछ नहले बेदहला चल देंगे और अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। तो एक खबर तो ये कि जो बीआरएस के साथ हुआ और के कविता ने कहा कि जब मैं जेल में थी तो बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के मर्जर की बात चल रही थी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बीआरएस को निगल लिया और अब अगले चुनाव में बीआरएस खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में तेलंगाना का चुनाव होगा जैसे बाकी स्टेट्स में हुआ है। गोदी मीडिया ने ये नैरेटिव को एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का फायदा करने के बजाय इस मुद्दे को उठा के नुकसान कर दिया।
दूसरा मुद्दा उठाया गया कि जिस प्रकार से अनर्गल, प्रलाप और अपशब्द डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोले जा रहे हैं गोदी मीडिया में और उनके एडवाइजर्स के खिलाफ बोले जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो उन्हें आदेश मिला है कि इसको डिस्कस करके डिफ्यूज करो और डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम करो, इससे हमारी विदेश नीति बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। और बहुत बड़ा कारण है अमेरिका का हमसे दूर हो जाना और डोनाल्ड ट्रंप का हमसे इतना ज्यादा नाराज हो जाना कि हम पे टैरिफ सबसे ज्यादा उसने लगा दिया, चीन पे भी टैरिफ हमसे कम लगाया। इसका मतलब इसमें बहुत बड़ा रोल गोदी मीडिया का भी है। और किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति और उनके एडवाइजर्स को अपशब्द कहना, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना और उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन करना, आज के तारीख में तो सही इसलिए है, आपको कोई दंड नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार आपकी है, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। और केवल चीन के खिलाफ सारे प्रलाप बंद करके अब सारा प्रलाप अमेरिका के साथ शुरू हो गया। और अमेरिकन लॉबी में नेटो भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है। ऐसी स्थिति में देश की विदेश नीति को जितना बर्बाद विदेश मंत्रालय ने नहीं किया है, उससे ज्यादा गोदी मीडिया ने भी कर दिया। तो गोदी मीडिया से मेरा निवेदन है, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने बारे में सोचें और इस प्रकार से सरकार के आदेश पर नैरेटिव देश के अंदर तो बनाएं, लेकिन विदेश मामलों में हस्तक्षेप करके और विदेशी नेताओं को अनर्गल और अपमानजनक टिप्पणियां करके अब भारत का नुकसान ही कर रहे हैं, फायदा नहीं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी भस्मासुर साबित हो रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।